नमस्कार। हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हैं और इस समय पूरे पहाड़ में जो सबसे विकट समस्या इस समय है वो ड्रग की। युवा ड्रग के चक्करों में आ रहे हैं। बड़े बड़े माफियाज़, ड्रग माफियाज़ पहाड़ के उन भोले भाले बच्चों को अपनी ग्रिप में लेते हैं और जो बेचारे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो देहरादून आते हैं। एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के निपटने के लिए कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं और जिसमें से एक है लक्ष्य दी रिहेबिलिटेशन ड्रग एंड एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर। और ये बच्चे बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इसके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, जो इसको चलाते हैं, वो खुद ही बेचारे ड्रग एडिक्ट रहे हैं, बच्चों के इसमें पढ़े हैं। वो भी पहाड़ का युवा है और इसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट है और आप उन्हीं से मिलवाते हैं और कि क्या कर रहे हैं, पहाड़ की स्थिति क्या है, इन हालातों में पहाड़ की स्थिति क्या है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। ठीक हैं। क्या शुभ नाम आपका है? मेरा लक्ष्मण सिंह रावत साहब, ये सेंटर आप ही का है? हाँ मेरा रिहैब सेंटर। रिहैब रिहैबिलिटेशन सेंटर और इसका ओके। तो इस समय कब से आपने शुरू किया? इसको 2 साल हो गए। थोड़ा सा बोलो। 2 साल हो गए। अच्छा, कैसे चल रहा है? जी ठीक है, बढ़िया है। इस समय कितने युवा, कितने बच्चे हैं यहाँ? 35 बच्चे हैं। अच्छा, बेसिकली किस तरह के बच्चे आपके पास आते हैं? ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट हैं इस समय, क्योंकि इस समय जो है हमारे पहाड़ में जो है सूखा नशा जो है ज़्यादा फैल गया। हाँ, घर घर में पहुँच चुका है ना। तो आजकल हर घर में अधिकतर लोगों को, बच्चों को इसी चीज़ का नशा बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। और देहरादून में क्या स्थिति, आप तो सर्वे करते होंगे, जो पहाड़ से बच्चे देहरादून आते हैं उनमें कैसा है नशे का? काफ़ी है। पहाड़ से देखिए, पहले तो पहाड़ से बच्चे देहरादून आते थे ड्रग लेने के लिए, मगर अब पहाड़ के बच्चे सीधे डायरेक्ट बरेली जाते हैं। ओ, क्योंकि अब उनको क्या लग गया, अब रास्ता दिखता है, जैसे रास्ता होता है तो उन्हें रास्ता वहाँ का दिख गया है। कई मैंने ऐसे एग्जांपल देखे जिसमें पहाड़ के लड़के डायरेक्ट अपनी गाड़ी उठाई और बरेली गए। वहाँ से क्या है कि सस्ता मिलता है, थोड़ा पैसे बचते हैं। नहीं, बरेली है, कोई कहते हैं कि पंजाब एरिया में भी बहुत नहीं लगता है इसमें। टोटली यहाँ जो है बरेली, इधर ये बरेली और ये धामपुर, इससे ही बिजनौर वगैरह वगैरह ये। हाँ इधर से आता है। मतलब ये बड़े अड्डे। वहाँ सप्लाई पंजाब से होता है। अच्छा मेन अड्डा बरेली है यहाँ पर। अच्छा। देहरादून में सप्लाई है। तो पहाड़ में तो बहुत छोटी जगह है, वहाँ कैसे हो जाते हैं? वहाँ तो छोटे थाने भी हैं, लोग जानते हैं, फिर भी इतना ज़बरदस्त है। देखिए ये सब पैसा है कि क्या है कि पैसे, आपको पता है आजकल कुछ थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में लोग दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यानी जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा पैसे का लालच, चाहे वो पंजाब से भी आ रहा है तो थोड़े से पैसे के लालच में बरेली पहुंच रहा, फिर बरेली से थोड़े से पैसे के लालच में देहरादून आ रहा है, फिर देहरादून से वो पहाड़ों में सप्लाई हो रहा है। पहाड़ों में सप्लाई हो रहा है। आप कितने, आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन 12th पास। आप भी क्या इसी? हाँ मैं भी ड्रग एडिक्ट था, मैं भी नशा करता था। हाँ, किस तरह का नशा करते थे आप? यानी यही सूखा नशा जैसे करना। क्या होता है सूखा नशा? जैसे स्मैक हो गई, कई लोग स्मैक हो गई, इंजेक्शन करते हैं, गोलियां खाते हैं, ये सब सूखा नशा आता है। अफीम करते हैं, चिट्टा करते हैं, हाँ। ये सूखा नशा है। गीला नशा जैसे दारू हो गई, हाँ। ये गीला नशा करते हैं। आप कैसे फंस गए थे इसमें, कैसे हुए थे? आपके मदर फादर क्या करते थे? क्या यही फादर तो मेरे बाहर थे, मदर मेरी हाउस वाइफ है ना। अब वही है, मैं फ्रेंड सर्कल था मेरा कुछ, जैसे हमारा सर्कल होता है, 2-3 ठीक थे, 2-3 खराब थे। अब जैसे बैठना होता था उनके साथ तो किसी ने मुझे कहा एक कश मार ले। हाँ। फिर मैंने भी एक्सपेरिमेंट करा, मैंने चल देखता हूँ, आज पी के देखता हूँ। हाँ। मगर अब वो भी मुझे 1 हफ्ते तक पिलाते रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये 1 हफ्ते बाद इसका आदी हो जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद ये अपना पैसे लाएगा। 1 हफ्ते तक मुझे फ्री में पिलाते रहे, मैं भी, मैंने चले। फिर 1 हफ्ते बाद जब मैं एडिक्ट हो गया तो उन्होंने कहा लाओ पैसे लाओ। फिर आप पीछे से घूमे उनके? हाँ, फिर मैं उनके पीछे पैसे लेके मैंने लाओ, मैंने कहीं से कराओ। फिर उन्होंने देना बंद किया था। फिर मैं धीरे धीरे बरेली भी जाने लगा। मैं खुद बरेली भी जाता था इसमें, क्योंकि अब क्या करूँ, आदी बन गया, एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा शरीर मांगता था। फिर मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो मैंने सोचा, शुरू में तो मैं करता था जब तक पैसे थे, मगर धीरे धीरे जैसे पैसे खत्म हुए तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ। फिर मुझे किसी ने बताया बरेली जाओ, बरेली से आधे दाम में मिलेगा, तो मैं फिर बरेली गया। फिर आप मतलब उसके ड्रग के डीलर टाइप के हो गए, लोगों को डीलर नहीं, अपने लिए लाने के लिए। अच्छा, औरों को नहीं देते थे? औरों को नहीं, अपने लिए लाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से डबल है, वहाँ हाफ में है, तो अब आपको पता है कि अब
मिडिल क्लास फैमिली के थे। ऐसा नहीं था कहीं कि हम रईस थे कि चल 2,000 इसका खर्चा भी बहुत ऐसा नहीं है। इसका खर्चा भी यानी करीबन 2-3 हज़ार रुपये का पर डे आता है। 2-3 हज़ार पर डे का खर्चा है क्या स्मैक का? इस मैक का, इतनी महंगी है। तो ये बच्चे जो आपके संपर्क में आते हैं गरीब परिवारों के बच्चे अधिकतर से, तो हाँ, कैसे अरेंज करते हैं? ये वही यानी अब जो ये कुछ पैसे का लाला गला उसने कहा भाई ये ले इसे बेच दियो आगे 5,000 का, तुझे मैं इतनी पी नहीं ले। हाँ, तो ये मतलब उसमें जो है उसमें फंस जाते हैं, उसके बेचने में भी और खाने में भी सब, मतलब सब में। एक बार इसके ग्रिप में फंस गए पूरा परिवार जो है। हाँ, यानी इसमें कहते हैं एडिक्ट के साथ पूरा परिवार सफर करता है, यानी वो अकेले नहीं बीमार होता, पूरा परिवार बीमार होता है। रिश्तेदार भी होते हैं, रिश्तेदार उनसे कुछ मांगेगा। हाँ, उनसे मांगेगा, उनसे लेके जाएगा। आपके फादर बाहर थे, आपकी मदर यहाँ थी, तो परिवार वालों ने कैसे झेला फिर जब आप इस तरह के थे? असल में मैं जब इसमें पढ़ा तो मेरे पिताजी उस समय एक्सपायर हो चुके थे। ओह, मैं अपना काम करता था क्योंकि मेरा काम था, प्रॉपर्टी का काम था, तो अच्छा काम था मेरा। तो इस कारण मैं उसे अफोर्ड कर पाता था। मगर धीरे धीरे जब मैं नशा करने लगा तो मैंने काम पे ध्यान देना बंद हो गया। फिर प्रॉपर्टी वाले भट गए होंगे, उन्होंने कहा यार नशेड़ी। हाँ, क्योंकि नशेड़ी क्योंकि अब उन्हें पता है विश्वास इस हालत में जा रहा हूँ तो उन्हें पता कल को पैसे ना दे, कहीं कुछ हो सकता है। तो धीरे धीरे काम भी मेरा बंद हो गया। तो मतलब इधर से आप नशे के इसमें फंस गए, उधर काम भी खत्म हो गया, उधर घर वाले परेशान। हाँ, तो फिर आपको कैसे लगा यार कि इससे उभरे, कैसे वो टाइम कैसे है, क्योंकि इसमें तो आप धंस चुके थे, वो टाइम देखो मैं सोचता तो रोज था, यानी ऐसा नहीं है कि आपको हकीकत बताऊं कि जितने होंगे वो हर कोई परेशान रहता है, ऐसा नहीं कोई एडिक्ट खुश रहता है। हाँ। मगर वो निकल नहीं पाता। मैं भी नहीं निकल पाता था। मगर एक दिन मेरी माँ को रास्ता किसी ने बताया, तो मुझे रिहैब में डाला गया। तो मेरी माँ पहले हिचकी, मेरी माँ ने कहा नहीं यार। फिर मेरी माँ ने जब, क्योंकि ये होता है लास्ट ऑप्शन, जब मेरी माँ ने पहले किसी को चावल दिखाओ, किसी ने कुछ कहा, सब करवाया, तंत्र मंत्र इधर उधर जो हो सकता। मगर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरी मम्मी ने लास्ट में मुझे रिहैब में डाला। फिर मैंने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया। वहाँ एक प्रोग्राम है जो हमें समझाया गया कि कैसे आप नशे से दूर रह सकते हो, कैसे आप आगे काउंसलिंग करी मेरी कि आप किस रास्ते पे जा रहे थे, आगे आपके साथ क्या होता, आप कैसे रह सकते हो, सर्वाइव कैसे कर सकते हो। मेरे जो सर थे उन्होंने बताया, उन्होंने 15 साल 20 साल रिकवरी में हो गए थे, तो वो भी इसी एडिक्ट से निकले थे। तो मैं धीरे धीरे उन चीज़ को अपने दिमाग में बैठाता रहा, हाँ यार ये चीज़ मैंने बाहर जाके ऐसे करनी, ये चीज़ ऐसे करनी। फिर मैं बाहर आके देखा, मैंने कुछ नहीं बदला, परिस्थिति वैसी मेरे दोस्त पी रहे, वैसे रह रहे। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना फ्रेंड सर्कल चेंज किया, अच्छे दोस्त बनाए। धीरे धीरे फिर मैं इन चीज़ों से निकलता चला। फिर अब धीरे धीरे जब मैं क्लास लेता था, मैं क्लास में बच्चों को समझाता था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक वो होता था कि यार जब तू आज समझा रहा है तो तूने गलत नहीं होना है, क्योंकि कल को यही तुझे भी बोलेंगे। फिर जैसे होता है टीचर है, अगर किसी को शिक्षा दे रहा है वही खुद ही गलत काम करे तो नहीं है। फिर धीरे धीरे फिर मेरे दिमाग में एक अपने संस्था खोलने लगा कि यार मैं भी क्यों ना, जैसे मैं ठीक हुआ मैं भी अपने साथ 10, 20, 50 जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों को ठीक करता। तो इस समय आपने फिर कैसे तो अपना अच्छा सेटअप कर दिया, तो कैसे आप पार्टनर हो कैसे? हाँ, पार्टनरशिप में धीरे धीरे मैंने करा। यानी इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि मैं भी ऐसा नहीं था कि मेरे घर से कुछ मुझे फाइनेंशियल हुआ। मैं धीरे धीरे जॉब करी, पहले मैंने रिहैब में, वहाँ से मुझे तनख्वाह मिलती थी। धीरे धीरे मैंने वहाँ से उसको जोड़ा, फिर 1-2 बच्चे नहीं पैसे को जोड़ा, फिर बच्चे तो नहीं, अपना पैसा जोड़ा। फिर धीरे धीरे मैंने उससे जो 30-40 हज़ार रुपये जोड़ा था, उससे फिर मैंने किराए पे लिया। हाँ, किराए पे लिया। जो सामान धीरे धीरे हमने कैमरे लगाए, धीरे धीरे हमने टेबल लिए, धीरे धीरे जोड़ते रहे। यानी पहले हम पे कैमरे नहीं थे, फिर हमने पहले कैमरे लगाए। पहले हमारे पास 20 हज़ार की बिल्डिंग थी, छोटी बिल्डिंग ली हमने। पहले 4 बच्चे थे, फिर 10 हुए। फिर हमने अपना व्यवहार अच्छा रखा, कभी किसी को यानी गलत नहीं करा, तो हम पे भी धीरे धीरे करके विश्वास होने लगा। यानी इस समय आपके पास कितने बच्चे हैं? इस समय 35। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आपने रिहैब से बाहर कर दिया है, ठीक हैं इस समय लगभग? कुछ ऐसा कोई डाटा रखते हैं आप अपने पास? देखिए, रिहैब जाता है डाटा तो हमारे पास जो संपर्क में रहता है, हमारा कोई डाटा रहता है। कई लोग जाते हैं वो संपर्क में नहीं रहते, कई ठीक भी रहते हैं, उनका डाटा नहीं रहता है हमारे पास। जैसे हमारे पास एक हरिद्वार का अमन था, वो काफ़ी सही चल रहा है, मगर हम पे डाटा नहीं हो, क्योंकि अपना कहीं मुजफ्फरनगर में नौकरी कर रहा है। तो डाटा हमारे पास नहीं रहता, जो हमारे संपर्क में रहता है हमारे। उनके आप टेलीफोन रखते होंगे, संपर्क करते हैं बीच बीच में, कैसा है क्या है? नहीं, ऐसे नहीं संपर्क करते, क्योंकि देखिए किसी की पर्सनल लाइफ है। फिर हम किसी को नहीं कर सकते, कल को हमको ब्लेमिंग करके तुम कौन होते हो। तो इस समय कितने बच्चे चल रहे हैं आपके पास? कितने हैं इस समय? 35 बच्चे हैं। 35।
आप कितना फीस चार्ज करते हो? यहाँ रहने खाने की सब व्यवस्था होती होगी? हाँ, फीस चार्ज तो देखिए कोई फिक्स नहीं है, कंडीशन देख के भी है। किसी की परिस्थिति बिल्कुल नहीं होती तो हम उन्हें फ्री में भी रख देते हैं, जिन्हें पता है जिनके माँ बाप नहीं होते, कई ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी किया आपने जो फ्री में किया ऐसे भी आपने? करे हैं, और कई हमारे पास ऐसा नहीं है 6,000 7,000 8,000 नहीं है। जैसे किसी की हालत हाँ, होती है। जैसे जिसकी कंडीशन है 10,000 तक भी यानी है हमारे पास बच्चे, और ऐसा नहीं है 5-6 हज़ार के ही बच्चे जो बिल्कुल यानी गरीब हैं, जैसे झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, हाँ। वो नहीं कर पाते तो ऐसे भी। इसके लिए क्या आप इस समय तो बड़ा ये बड़ा टेक्निकल मामला है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्या कभी आप एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं? हाँ, काउंसलर आते हैं हमारे यहाँ। हमारे काउंसलर एक वंदना मैडम आती है, जिनका एक्सपीरियंस है। कई हमारे पास काउंसलर जो बाहर से आते हैं, जिनको 15-20 साल इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो काउंसलिंग करते हैं बच्चे की। बाकी हमारा डॉक्टर भी आता है हर हफ्ते विजिट में, जो इनका रूटीन चेकअप करता है कि बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, कि जैसे बीपी अपना चेक करेगा, हाँ। या कोई दिक्कत परेशानी है, खांसी जुकाम बुखार, किसी को कोई फोड़ा फुंसी है, उसकी दवाई देता है। आप जैसे एंट्री करते हैं कंप्लीट छुड़ा देते हैं या कुछ चलता रहता है हल्का सा? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल यहाँ आते ही इस गेट के अंदर आते ही नशा बिल्कुल खत्म है, आउट नहीं मिलता। यहाँ ये है कि हम उन्हें ताकत की दवाई देते हैं, उनकी मालिश कराएंगे, ग्लूकोज पिलाएंगे। किस तरह का स्टाफ आपके यहाँ है? किस तरह का है? क्या जी? किस तरह का स्टाफ है? फिजियोथेरेपिस्ट इस तरह के हैं, मालिश वाले इस तरह के? मालिश ये तेल की मालिश होती है, वैसी मालिश ऐसी बॉडी मसाज नहीं होती। हाँ। इस सर के तेल की मालिश हो गई, कभी सिर दर्द हो गया। हाँ, है ना। बाकी अपना ग्लूकोज दे दिया, बाकी अपना भाई इसको जैसे ताकत की दवाई दे दी, क्योंकि एडिक्ट की क्या कमजोरी होती है। देखिए, हाँ। नशे की कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई आज दुनिया में कोई दवाई नहीं। WHO भी कहता है कि नशे की कोई दवाई नहीं। नशा एक मानसिक बीमारी है, मानसिक। इसकी केवल काउंसलिंग हो सकती है। इसका एक अन्य का प्रोग्राम है, यही है जो इसको इससे निकाल सकता है। बाकी ऐसा यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल के कॉलेज के होते हैं होंगे, वो पढ़ाई में होते होंगे, कुछ प्राइवेट करते हैं, कोई बच्चे यहाँ हैं? नहीं, पहले था मेरे पास एक लड़का था, उसने यहीं से इंटर करा था मेरे यहीं से। हाँ। तो पढ़ गया था, उसकी मम्मी ने डाला, तो यहीं से पेपर देने जाता था SGRR में। यहीं से जाता था। यहीं से हमसे छोड़ते थे, लेके जाते थे और लाते थे। हाँ। अब आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं या पहाड़ में कहीं जाना चाहते हैं कि आपका सेंटर वहाँ भी हो? अगर कहीं से हमें कोई आएगा रास्ता तो हम तो इसे आगे और भी बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा नहीं, हम तो किस तरह बढ़ाना चाहेंगे? किस तरह का आपके दिमाग में है कि यार ऐसा करना था? जैसे पहाड़ में बड़े तेज़ी से हो रहा है, इसके लिए क्या आप कैंप भी लगाते हैं? जैसे 2 जगह कैंप लगा दिए काउंसलिंग का, इस तरह का है? जैसे कहीं से मेरे पे बुलावा आता तो मैं जाता हूँ। जैसे मेरे पे स्कूलों से कई बार बुलावा आया था तो मैं गया था। वैसे नहीं जाते हम, किसी का पास जबरदस्ती नहीं जा सकते। नहीं, अगर मेरे पास कहीं स्कूल से कहीं से भी आएगा तो मैं जरूर जाऊँगा। ऐसा जैसे पुलिस है वो आपको बुलाए हाँ, में, तो मुझे बुलाएगा जो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, चाहे पुलिस बुलाए, चाहे स्कूल से बुलाए, चाहे मुझे कोई भी बुलाए। ऐसा नहीं, जहाँ मेरे से हो सकेगा मैं इसको 100% में करके देना चाहूँगा। इस समय कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? क्योंकि तो लोगों को पता चल गया होगा जगह जगह कैसा। देखिए, पहले क्या फोन था, आते हैं पहले तो क्या था कि नशा मुक्ति की एक नेगेटिव धारणा थी लोगों की कि नशा मुक्ति, डरते थे लोग। हाँ कि मगर अभी धारणा बदल रही, क्योंकि धीरे धीरे से नशा बढ़ रहा है। अब आदमी पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ करके देख रहा है, तो कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। रिजल्ट यही निकलता है, मैंने तो यही रिजल्ट देखा। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहिए, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे आके बताइए क्या है? हाँ, अगर मैं कोई संपर्क करना चाहेगा तो मेरा नंबर है 997 997 37 37 37 37 31। 31 ये इनका रिहैब का नंबर है। अगर कोई किसी तरह का इस तरह का ड्रग लिस्ट है, बहुत परेशान आप लोग हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप इसमें भर्ती कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर मेरी मदद हो मैं उसके लिए हमेशा, किसी प्रकार की इनसे सलाह लेनी हो, किस तरह किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, तो आप लक्ष्मण सिंह राव जी से संपर्क करें। इनका पूरा ग्रुप है यहाँ जो पूरा साइंटिफिकली उनको ट्रीट करते हैं और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं। बाहर से काउंसलर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और उनको प्रॉपरली आप वो करते हैं ना। धन्यवाद। ये जरा पकड़िए, किताबें नहीं, किताबें कहाँ है आपको देंगे। ये पुस्तकें हैं, हम इनको भेंट करना चाहते हैं। और रियल हीरो जो उत्तराखंडी है, इन्होंने बहुत अच्छे खराब परिस्थिति में बहुत शानदार काम किया। ये रावता है हमारी तरफ से, और आप इन बच्चों को जो है उनको जरूर दीजिए। धन्यवाद।